ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी, ठीक है, आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए। उसका जो है पार्ट 7 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने यूट्यूब पे चले जाइए, यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई। आपको जैसे ही चैनल ओपन करेंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट का एक सेक्शन बना होता है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आईटीआई फिटर फ्रेशर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर लेंगे, वहाँ पे आपको आज की वीडियो प्लस इसकी पहले की वीडियो सब एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज पहले का आप सारे पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, चीजें क्लियर रहेंगी। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो क्वेश्चन पीछे के पार्ट में आए हुए होते हैं तो उसको हम लोग दोबारा उतना डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से देखते हुए आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globaliti.org। ठीक है, कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, यहाँ पे हल्का सा आपको बता देता हूँ। करना क्या है आपको, यहाँ पर जो है आपको अपने गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे आपको सबसे पहले जी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री स्टडी एग्जाम फॉर आईटीआई स्टूडेंट। इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टाइप कुछ इस टाइप से आपके सामने ओपन होगा। ये जो ऑप्शन आपके सामने होम हमारे बारे में नहीं, अपडेट आईटीआई कोड जनरली नॉर्मली आपको यह दिखाई नहीं देंगे। ये कैसे दिखाई देंगे, इसके लिए आपको राइट साइड यहाँ कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। उसके बाद आपको आईटीआई का कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन फिटर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब अगर आपको थ्योरी के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इसका भी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इन ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसेस सबका सेम होगा। आप फिटर थ्योरी का चाहिए, फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। नया टैब इस तरह से ओपन होगा, नीचे को आपको स्लाइड करना है। 2 ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे फिर से नया टैब ओपन होगा, आप नीचे को स्लाइड करके जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है टेस्ट सीरीज वगैरह जो है या फिर जो पीडीएफ में करवाऊंगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी, ठीक है। और एक चीज है इसमें आपको प्रीवियस ईयर के यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो आपके सीबीटी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इस वॉइस का नाम क्या है। यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा, इस वॉइस का नाम इन्होंने पूछ रखा है। तो यह वॉइस कौन सी, तो इस ऐसे क्या होता है जनरली फिगर में आप देखेंगे और तुरंत खुश हो जाएंगे, अरे यार ये तो बड़ा आसान पूछ दिया है, और बेंच वॉइस वाले पे टिक कर देंगे कि अरे यार ये तो बिल्कुल सही, एकदम काम बन गया मेरा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो वॉइस आपको दिख रही है दिखने में तो बिल्कुल बेंच वॉइस जैसी है, लेकिन ये बेंच वॉइस नहीं है। कौन सी वॉइस है, क्विक रिलीज वाइज। जो ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी सही होगा, क्विक रिलीज वाइज। अब बात आएगी कि भाई पहचानेंगे कैसे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये बेंच वाइज नहीं थी, क्विक रिलीज वाइज थी। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, इस वाइस में आप देखेंगे तो ये जो इसका हैंडल है, हैंडल क्या है, एक पिन यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ नीचे को गया हुआ है। तो ये क्या हैंडल के पास में एक अलग से पिन लगी हुई है, यह जो दिख रहा होगा आपको फिगर में, जो एक पतली सी पिन लगी हुई है, ये क्विक रिलीजिंग पिन होती है। ये एक पिन होता है, ठीक है। यह क्या करता है, यह जब यहाँ अंदर बॉडी के अंदर जाता है तो यहाँ पे हाफ नट लगा होता है। जनरली जो नॉर्मल वॉइस होती है उसमें नॉर्मल नट लगा होता है, लेकिन इस वॉइस में हम लोग हाफ नट यूज करते हैं। हाफ नट मतलब दो, जो नट, जो हमारा नट हो गया 2 भागों में विभक्त हो, तो उन दोनों को, उन नट को आपस में जोड़ने के लिए यह पिन लगी होती है। पिन जब जाती है तो नट को आपस में जोड़ देती है, फिर वो नॉर्मल काम करने लगता है। जब नट को अलग करना होता है तो पिन को हम लोग बाहर खींचते, क्विक रिलीज, तुरंत बाहर खींचते हैं और नट हमारा 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं। देखिए जो नॉर्मल वॉइस होती है, जो हमारे पास नॉर्मल बेंच वॉइस होती है, तो कोई जवाब मान लीजिए हमने बात रखा है, उसको हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हैंडल को घुमाएंगे। हैंडल को घुमाएंगे तब धीरे धीरे वो नट के अंदर घूमेगा और धीरे धीरे रिलीज करेगा, फिर हम जॉब को बाहर निकालेंगे। या तो मान लीजिए इसका जबड़ा पूरा खुला हुआ हुआ, इसका कोई पतला जॉब हमें लगाना है, तो जबड़ा ज्यादा खुला हुआ आप जॉब रखेंगे, फिर धीरे धीरे पूरा हैंडल को घुमाएंगे, कसते कसते जब यह नट में घूमते घूमते जाएगा तब जाकर के वहां टाइट होगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। इसी समय को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्विक रिलीज वाइज। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम पिन को यहाँ पे रिलीज करेंगे नट 2 भागों में अलग अलग हो जाएगा, तो थ्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले हिस्से को हम डायरेक्ट खींचेंगे तो जबड़ा खुल जाएगा, डायरेक्ट पास ले जाएंगे, जॉब के नजदीक पहुंच जाएगा। मतलब जॉब को निकालना है, आप यहाँ पे जो नीचे पिन लगा हुआ है इसको रिलीज कीजिए, यहाँ दबा करके इसको निकाल दीजिए और डायरेक्ट जबड़ा खींच दीजिए, जॉब बाहर निकल जाएगा। आपका वॉइस पूरी खुली हुई है, आपको जॉब को लगाना, जॉब यहाँ पे रखिए, यहाँ पिन को बाहर निकाल लीजिए, आप डायरेक्ट धक्का देंगे और जॉब के करीब पहुंच जाएगा। फिर पिन लगा करके फिर थोड़ा सा हैंडल से टाइट कर लीजिए। तो इसकी मदद से जो ये हमारा खोलने और बंद करने वाला जो टाइम था ना वो बचता है, इसलिए इसको क्विक रिलीज वाइज कहते हैं, कि तुरंत रिलीज करे। क्विक मतलब तुरंत, कोई भी काम तुरंत करेगा, तुरंत रिलीज कर देगा, तुरंत टाइट कर लेगा आसानी से, उसके पीछे समय बचेगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्विक रिलीज वाइज बोलेंगे। अब पहचानने का आसान तरीका, इस लीवर को आपको ध्यान रखना। कोई भी वाइज की फिगर आया तो एक बार आप जरूर चेक कर लेना कि कहीं लीवर या इस टाइप का लीवर तो नहीं दिया हुआ, पिन तो नहीं दिया हुआ। अगर पिन दिया होगा तो वो क्विक रिलीज वाइज होगी, अगर नहीं होगा तो नॉर्मल बेंच वाइज होगी, ठीक है।
हैंड वाइज क्या होता है, जो आपको यह फिगर दिख रहा है आपके सामने यहाँ पे, ये हमारा क्या है, हैंड वाइज है। हैंड वाइज में जनरली हमसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है। तो इसकी लंबाई जो है, या जो नीचे यहाँ रिविट लगा हुआ, रिविट के मध्य से, कहां से, रिविट के सेंटर से, रिविट के मध्य से इसकी जा तक की जो सीधी दूरी होती है, यही हमारा क्या होता है, हैंड वाइज की लंबाई होती है। जबकि बेंच वाइज हो या हमारा क्विक रिलीज वाइज हो, इनका जो साइज होता है कहां से कहां लिया जाता है, जा की चौड़ाई से, कहां से लिया जाता है, जा की चौड़ाई से। जबकि हैंड वाइज का जो साइज है, इसके रिवीट के मध्य से इसके जा तक की जो सीधी दूरी होती है, वह इसका साइज होता है। तो हमें ध्यान देना है कि कौन से वाइज में कहां से साइज लिया जाता है। इसका जो जनरली साइज रहता है ना, वह 125 mm से 150 mm रहता है। इसकी जो जा की चौड़ाई रहती है, वह जनरली 40 से 44 mm रहती है। ये पॉइंट वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे विंग नट लगा हुआ है, कई बार आपके एग्जाम वगैरह में विंग नट आता है तो लोग पूछते भी कि विंग नट कहाँ कहाँ लगा होता है, हेक्सा पे लगा होता है। देखिए आपके हैंड वाइज पे भी विंग नट लगा हुआ, पंख जैसा बना होता है, इसे हाथ के अंगूठे के दबाव से खोला और बंद किया जा सकता है, इसलिए इसको विंग नट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक स्प्रिंग भी लगी हुई है। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंड वाइज हो गया। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जब हमें कोई कील वगैरह पकड़ना हो, कोई रिविट पकड़ना हो, क्या रिविट को पकड़ना है, या फिर कील को पकड़ना है, या फिर किसी पतली चादर वगैरह में हमें ड्रिल करना है। क्योंकि अगर पतली चादर होगी, अगर आप उसे बेंच वाइज में दबाएंगे तो चादर मुड़ जाएगी, तब तो काम बनेगा नहीं। उसके बाद दूसरा तरीका कि भाई अगर आप चाहो हाथ में पकड़ के अगर मैं ड्रिल चलाने की कोशिश करूं, जब ड्रिल घूमेगा तो अगर वो चादर घूमेगी तो आपका हाथ में चोट लग जाएगा। तो इसलिए ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि हम लोग हैंड वाइज में पतली चादर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद आसानी से ड्रिल कर लेते हैं। तो किसी पतली चादर में ड्रिल करना हो तब वहां पर यह काम आ जाता है हमारा, ठीक है। बेंच वाइज, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है नॉर्मल वाला, ये हमारा बेंच वाइज है। बेंच वाइज की बॉडी जनरली हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि जब किसी जॉब को हम इसमें दबाएंगे तो कंप्रेसिव फोर्स पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कोई भी जो मटेरियल है हमारा जिसमें कंप्रेसिव फोर्स सहन करने की क्षमता अच्छी होती है, वो हमारा कास्ट आयरन होता है, खास करके ग्रे कास्ट आयरन। तो इसीलिए हमारा जो बेंच वाइज होता है, यहाँ पर भी कंप्रेसिव फोर्स पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे कास्ट आयरन की बॉडी यूज की जाती है, ठीक है। जैसे आपके फिटर में क्या है, कई सारे हमारे मटेरियल के टूल, अलग अलग जो टूल होते हैं, कई सारे मटेरियल के यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक एक टूल को याद करोगे तो फिर कंफ्यूज होगे, भूल जाओगे कि यार यह टूल किसका बना है, यह टूल किसका बना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको मटेरियल, अगर आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज अच्छे से जानते हो ना कि कास्ट आयरन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाए कि भाई अगर ये हम टूल यूज कर रहे हैं तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कास्ट आयरन होना चाहिए, क्योंकि कास्ट आयरन के कंप्रेसिव फोर्स सहन करने की क्षमता अच्छी होती है। तो अगर आप मेटल की प्रॉपर्टीज को जानते रहेंगे तो इन टूलों का जो मटेरियल है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हुआ, हमारा बेंच वाइज हो गया। बेंच वाइज के इसको हैंडल बोलते हैं, और यह जो होता है हमारा स्पिंडल होता है। इसको हाथ से घुमाते हैं टाइट करने के लिए, तो हाथ से घुमाते हैं तो हैंडल, हैंड मतलब हाथ, हाथ से घुमाने वाला है तो हैंडल। और ये इसका स्पिंडल हो गया, स्पिंडल नट के अंदर रहता है। बाकी ये इसकी जॉ हो गई, जॉ की चौड़ाई से मैंने बताया कि इसका साइज किससे लिया जाएगा, जॉ की चौड़ाई से लिया जाएगा। और यह मूव करता है तो मूवेबल जा, या फिक्स रहता है तो फिक्स्ड जा, ठीक है। चलिए अगला है टूल मेकर वाइज। तो यह वाला जो फिगर है ये टूल मेकर वाइज है, ठीक है, जो आपको यह फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो टूल मेकर वाइज जनरली जो हमारे बेंच वाइज होती है उसकी अपेक्षा इसकी हाइट कम होती है, दिख रहा होगा इसकी हाइट कितना ज्यादा है, इसकी हाइट कितनी सी है, तो इसकी हाइट उसकी अपेक्षा कम रहती है, इसकी टूल मेकर वाइज की। और एक चीज और है कि इसमें देखेंगे इसके जबड़े पे नर्लिंग किया गया है। तो जब किसी जॉब को हम पकड़ते हैं तो इसका जो जबड़े के निशान है वो जॉब के ऊपर आते हैं। कहाँ आते हैं, जॉब के ऊपर आते हैं। जबकि इसका जबड़ा बिल्कुल प्लेन होता है, इसमें नर्लिंग नहीं किया गया होता। इसीलिए आप यह भी कह सकते हो कि जो टूल मेकर वाइस है इसमें जॉब को पकड़ने पर जॉब पर कोई निशान नहीं आता है। इसलिए खास करके इस वाइस का यूज फिनिश्ड जॉब के लिए करते हैं, जो फिनिश किया हुआ जॉब है उनको पकड़ना हो तो इसका यूज किया जाता है। और एक चीज और, मैंने पीछे के अभी चैप्टर में आपको पीछे जो क्वेश्चन आए थे उनमें मैंने बताया था, इस फिगर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूंगा बड़ा, तब आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, टूल मेकर वाइस है ना। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा यह वाइस होगी हमारी। और यहाँ पे मैंने आपको पीछे पैरेलल ब्लॉक के बारे में बताया था कि दो टाइप के हमारे ब्लॉक होते हैं, एक होता है पैरेलल ब्लॉक और एक होता था हमारे पास क्या, एडजस्टेबल ब्लॉक। एडजस्टेबल में क्या था कि उसमें हम उसके साइज को, एडजस्टेबल ब्लॉक में उसके साइज को एडजस्ट किया जा सकता था, साइज को हम लोग कम ज्यादा कर सकते थे। लेकिन पैरेलल ब्लॉक क्या होता है, सॉलिड रूप में पेयर में मिलता है, इसके साइज को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो यही हमारे पास है यहाँ पे क्या, टूल मेकर वाइज। तो हमने इसकी बात किया था कि जो पैरेलल ब्लॉक होता है हमारा पेयर में मिलता है। कैसे मिलता है, अगर जिस साइज का यह वाला ब्लॉक होगा सेम उसी साइज का एक और होगा, दोनों हमारे किस में रहेंगे, पेयर में रहेंगे, ठीक है। इनका यूज किया जाता है जब किसी जॉब को हम
टूल मेकर वाइस में मान लीजिए पकड़ रहे हैं, इस पर ड्रिल करना है, तो अब आपको मालूम भी है कि इनमें क्या है, इसकी जो जॉ है उनमें नर्लिंग नहीं किया गया, तो इनका ग्रिप उतना अच्छा नहीं होगा। तो जब आप ड्रिल बीट को दबाओगे इस पे तो क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट जॉब को पकड़ रखे हो तो जॉब उस पर स्लिप करेगी, थोड़ा भी अगर जॉब टेढ़ी हो गई तो फिर जो आप ड्रिल करोगे ड्रिल भी टेपर होल हो जाएगा। ड्रिल के द्वारा कैसा होल हो जाएगा, अगर जॉब टेढ़ी है तो टेपर होल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाइसों में जॉब के नीचे हम लोग पैरेलल ब्लॉक को रख देते हैं, सॉलिड वाले को, यह पेयर में पाया जाता है। तो देख रहे होंगे आप फिगर में दिखाया गया होगा, इस साइड एक ब्लॉक रखा गया है और इस साइड भी एक ब्लॉक रखा गया है। तो जॉ के बीच में ये दोनों ब्लॉक सेम साइज के होंगे, तो इस तरह से क्या होगा, यह जो आप जॉब रखेंगे वो बिल्कुल सीधा रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ने दोनों ब्लॉक का टुकड़ा रख दिया यहाँ पे, फिर इसके ऊपर जॉब को रख दिया। अब इससे जो है अच्छे से टाइट कर देंगे जो इसके बीच में, जबड़े के बीच में। अब इस पे आपका कितना भी प्रेशर पड़ेगा तो जॉब टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि नीचे इन दोनों ब्लॉक का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। तो जो पैरेलल ब्लॉक वगैरह होते हैं उनका यूज ऐसी जगहों पर भी करते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर करना था आपका, पीछे वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन पे चलेंगे, एफ के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। आपके सामने ये फाइल दिखा रखा है और इस पार्ट का नाम पूछ रहा है, हम लोग सबका नाम देख लेंगे। या जो आगे वाला पार्ट होता है इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं, टिप या पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसके फाइल की कई बार पूछता है, फाइल का लंबाई कहां से कहां तक लिया जाता है, तो ये जो टिप हो गया इसका, टिप या पॉइंट से लेकर के हील तक की ये जो दूरी होती है यहीं से इसका फाइल का साइज लिया जाता है। कहां से, टिप या पॉइंट से लेकर के हील तक की। हील कौन सी दूरी है, तो यह जो इसका हिस्सा है जो दांते कटे हुए है ना, दांते कटे हुए हिस्से को फेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेस, या फिर कभी कभी साइड भी बोल देता है। साइड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा, फेस से साइड ऊपर वाले के ही बोलता है जहां पर दांते कटे होते हैं। यहाँ पर दांतें काटते थे या कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा हमारा बिना दांतों के बच जाता है, इसी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। और एक चीज मैंने आपको बताई कि फाइल का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, इसके टिप और पॉइंट से लेकर के हील तक की जो लंबाई होती है वही फाइल का साइज होता है। जस्ट साइड वाला जो हिस्सा है देख रहे हैं, इस पे दांतें नहीं कटे, बिना दांतों का है, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें दांतें नहीं कटे होते हैं। तो एक हमारे पास फाइल आती है कौन सी, जनरली कोई भी फाइल होगी उसके दोनों तरफ दांतें कटे होंगे एज पे। लेकिन एक फाइल होती है हैंड फाइल। हैंड फाइल में क्या होता है कि उसके एक ही एज पे दांतें कटे होते हैं, दूसरा एज बिना दांतों के होता है, और उस एज को हम लोग सेफ एज के नाम से जानते हैं। किसके, सेफ एज के नाम से। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यह दाता, सॉरी यह एज जो है बिना दांतों के है, इसका मतलब ये एज तो है लेकिन कौन सा वाला एज है, सेफ एज है। मतलब आप कह सकते हो कि यह जो फाइल फिगर में दिखाई गई है यह हैंड फाइल है, क्योंकि हैंड फाइल में ही हमारा एक एज बिना दांतों के होता है जिसे हम लोग सेफ एज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला हिस्सा जो है जो हैंडल के अंदर गया हुआ है इसको हम लोग टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं। यह लकड़ी का हैंडल है, इसको हैंडल बोला जाता है। यह जो यहाँ पे है कंधे जैसा बन रहा है इसको शोल्डर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, शोल्डर। ठीक है, जैसे हमारा है ना गर्दन है और बॉडी है, तो यहाँ पे ये क्या हमारा बन रहा है, ये शोल्डर बन रहा है। इस तरह से कटिंग जहाँ पे आ रही है इसको हम लोग शोल्डर कंधा ही तो बोलते हैं, शोल्डर कंधा। वैसे फाइल का भी देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पे कट बना रहा है हमारी बॉडी की तरह ही, तो इसका भी यह क्या कहलाएगा, शोल्डर कहलाएगा, कंधा कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे यह जो आगे है हैंडल के आगे यहाँ पे छल्ला होता है मेटल का, इसको हम लोग क्या फेरुल बोलते हैं, फेरुल, मेटल का छल्ला होता है। इसका यूज क्यों करते हैं कि जब हम टैंक को, यह हमारा हैंडल किसका, लकड़ी का है, जब टैंक को इस हैंडल के अंदर डालते हैं तो क्या होगा कि लकड़ी है, लकड़ी क्या होगी, आगे इसका हिस्सा क्रैक होने का चांस रहता है। तो आगे लकड़ी का हिस्सा क्रैक ना हो उसके लिए यहाँ पे एक गोल छल्ले का, मेटल का छल्ला पहना दिया जाता है जिसको फेरुल बोलते हैं, या हैंडल को क्रैक होने से बचाता है। ये काम है। यहाँ पे पूछा किसका था भाई, इसका पूछ रखा था, क्या है, सेफ एज है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सेफ एज। बाकी टिप क्या है मैंने आपको बता दिया, टैंक क्या है यह भी हमने बता दिया, हिल क्या है यह भी हमने आपको बता दिया। टैंक हमारा जो हैंडल के अंदर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस ऑपरेशन का नाम क्या है, यहाँ फिगर में दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है कि हम लोग जो है एक ट्राई स्क्वायर ले रखे हैं, क्या ले रखे हैं, ट्राई स्क्वायर ले रखे हैं, और इसकी मदद से हम लोग इस जॉब को इस पर उल्टा रख करके क्या कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है यही पूछ रखा है। तो ये क्या किया जाता है कि जॉब पे हम लोग उल्टा ट्राई स्क्वायर को ऐसे रखते हैं और इसको रोशनी की दिशा में रखते हैं। किधर रखते हैं, जिधर से रोशनी आ रही हो, तो हम लोग ऐसे इसकी समतलता चेक करते हैं। तो जॉब पे जब ट्राई स्क्वायर को हमने रख लिया और रोशनी की दिशा में करेंगे, अगर ट्राई स्क्वायर और जॉब के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा तो उसमें से रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी हिस्सा दबा होगा, गैप होगा, क्या होगा, उसमें से रोशनी उस पर से इस पर आ जाएगी। इसका मतलब कि वहां पे हिस्सा डाउन है, समतल नहीं है। पर अगर हम ट्राई स्क्वायर को जॉब के ऊपर जिस तरह से यहाँ फिगर में दिखा रखा है इस तरह से रखते हैं,
रोशनी के सीध में करते हैं और देखते हैं कि उस पार से इस पर रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारा जो जॉब है वो बिल्कुल समतल है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा पीछे ऐसे खिसकाते खिसकाते पूरा चेक करते हैं। अगर सब जगह पे ऐसा ही होता है कि रोशनी हमें आर पार नहीं दिखाई दे रही है तो हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब जो हमारा जॉब है बिल्कुल समतल है। तो मतलब ट्राई स्क्वायर की मदद से यह जो प्रोसेस दिखाया गया है, क्या किया जा रहा है, समतलता को चेक किया जा रहा है, चेकिंग फ्लैटनेस, समतलता को चेक किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री पे रेखांकन करना कैसे होता है, तो यह जो फिगर है देखिए, ट्राई स्क्वायर के जो इसका स्टॉक होता है, ब्लेड होता है, तो स्टॉक वाले हिस्से को हमने क्या किया, जो जॉब है उसके एक सरफेस से टकरा दिया। तो अब क्या होगा, भैया जो दूसरा हिस्सा, क्योंकि ट्राई स्क्वायर मालूम है बॉडी इसका जो स्टॉक होता है ब्लेड होता है एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, तो अब यह ब्लेड इससे लंबवत होगी। अब हम यहाँ पे 90 डिग्री पर लाइनें खींच सकते हैं। ये जो प्रोसेस दिखाया गया है स्क्राइबर की मदद से क्या किया जा रहा है, 90 डिग्री पर अंकन रेखन किया जा रहा है, लाइनें खींची जा रही है। ठीक है, सी वाले में क्या स्क्वायरनेस की जांच करना है, स्क्वायरनेस की जांच कैसे करेंगे, तो यह जो फिगर है आपके सामने, यह वाला, ये इसकी मदद से स्क्वायरनेस की जांच करते हैं कि जो जॉब है हमारा उसका एक सरफेस दूसरे सरफेस से 90 डिग्री पर है या नहीं, उसी को बोला जाता है स्क्वायरनेस की जांच करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक का एक हिस्सा इससे चिपका देंगे और ब्लेड वाला हिस्सा इससे चिपक जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वही सेम काम है, इसको रोशनी की दिशा में करेंगे। अगर रोशनी इसमें से आर पार दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब क्या होगा कि यह दोनों सरफेस इधर से कहीं से भी रोशनी आर पार नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब दोनों जो इसकी भुजाएं हैं, दोनों जो इसकी लाइनें एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर है। अगर आपको क्या होगा, यहाँ पे रोशनी दिखाई देगी, इसका मतलब 90 डिग्री पर नहीं है, थोड़ा बहुत झुका हुआ है, इस वजह से गैप आ रहा है और हमें रोशनी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि दो भुजाएं हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर है या नहीं है। स्क्वायरनेस की जांच करना, स्क्वायर मतलब क्या, 90 डिग्री। लास्ट है सही कोण पर कार्यखंड को सेट करना। देखिए सही कोण पर कार्यखंड को सेट करने के लिए जब हम किसी बेंच चॉइस में अगर जाओ को पकड़ते समय अगर वो सही से 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, तो फाइल से जब हम लोग फाइलिंग करेंगे तो एक हिस्सा ज्यादा घिस जाएगा, एक कम घिसेगा, इसलिए उसको बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधा जो है उसका होना जरूरी होता है। तो उसको किसकी मदद से करते हैं, तो उसको करते हैं हम लोग ट्राई स्क्वायर की मदद से। तो देखिए क्या किया, यहाँ पे जाओ को हमने बेंच चॉइस में डाल दिया है। ट्राई स्क्वायर का जो एक हिस्सा है, इस जो हमारा बेंच चॉइस है, इसके यहाँ सरफेस पे टकरा दिया। अब ये इस पे टकरा गया तो इसकी ब्लेड एकदम सीधी क्या होगी, 90 डिग्री पे हो जाएगी। फिर हम देखेंगे जॉब पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बराबर टच कर रहा है कि बीच में रोशनी तो नहीं दिख रही है। अगर दिख रही होगी तो फिर हम, यह मैलेट है, लकड़ी का हैमर है, यहाँ पे मेटल वाला यूज नहीं करेंगे, नहीं तो उसका निशान आ जाएगा जॉब पे। तो इस लकड़ी के मैलेट से हल्का हल्का ठोक करके सीधा कर लेंगे। जब ये बिल्कुल सही से 90 डिग्री पे हो जाएगा, फिर बेंच चॉइस को टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग यह भी चेक करते हैं कार्यखंड को जो है हमारा बेंच चॉइस पे 90 डिग्री पे सेट करने में भी इसका यूज किया जाता है, सही कोण पर सेट करने में भी किया जाता है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। कौन सी मार्किंग मीडिया को, देखिए मार्किंग मीडिया पहले भी आ चुका है, मैंने आपको इन चारों के बारे में अच्छे से बताया भी था। यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में बताऊंगा, पीछे वाले वीडियो मैंने पूरा अच्छे से क्लियर किया था। देखिए कौन सी, कहाँ रफ फोर्जिंग और कास्टिंग की बात करा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, व्हाइट वॉश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाने के लिए व्हाइट वॉश यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाइट वॉश में क्या होता है हमारा, तो चाक, व्हाइट वॉश का मतलब क्या, चाक को पानी में मिला लीजिए, चाक को पानी में मिला लीजिए, उससे हमारा क्या तैयार हो जाएगा, व्हाइट वॉश तैयार हो जाएगा। या रफ और फोर्जिंग वाले, मतलब जब रफ फोर्जिंग है या फिर कास्टिंग है, जो ढलाई किया हुआ पार्ट है उस पर हमें क्या करना, मार्किंग करना हो, या कोई खुरदुरी सतह उस पर मार्किंग करना हो, तो हम लोग यही व्हाइट वॉश या चाक और पानी को मिला करके करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा जॉब पर, क्योंकि भाई चाक और उसके साथ में पानी है, पानी जब मेटल के संपर्क में आएगा तो उस पर जंग लगने का खतरा रहेगा, इसलिए कुछ केसेस में क्या किया जाता है कि चाक पानी की जगह पे हम लोग चाक के साथ में मिथाइल स्पिरिट यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, मिथाइल स्पिरिट यूज कर लिया जाता है, जिससे जंग ना लगे। इन दोनों को आपस पानी की जगह पे मिथाइल स्पिरिट मिला लेते हैं। ठीक है, या फिर कई बार शीशे का चूड़ वगैरह को तारपीन के तेल के साथ मिलाकर के भी व्हाइट वॉश बनाया जाता है। क्या, शीशे का चूड़, शीशे का चूड़ प्लस तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, इनसे जो है जंग नहीं लगता है। ठीक है, इनको भी मिला करके बनाया। क्लियर हुआ। पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू का हमने नाम लिया था कि पर्शियन ब्लू में क्या होता है, यह फिनिश सतहों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, जो फिनिश की हुई सतह है, रफ सतहों के लिए नहीं, यह फिनिश सतह के लिए यूज किया जाता है, फिनिश सरफेस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसकी एक कमी है कि यह सूखने में समय लेता है, यह सूखने में अधिक समय लेता है, सूखने में अधिक समय लेता है, यह इसकी कमी है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि पर्शियन ब्लू को हम लोग मार्किंग मीडिया के रूप में जल्दी क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उसका यही रीजन है कि पर्शियन ब्लू सूखने में अधिक समय लेता है।
कॉपर सल्फेट से भी कई बार पूछा इस मार्किंग मीडिया के बारे में कि जो कॉपर सल्फेट है तो क्या होता है, हम लोग कॉपर में नाइट्रिक एसिड वगैरह मिला करके इसका यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड का अब क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड का कुछ बूंद मिलाया जाता है। नाम में क्या आ रहा है, नाइट्रिक एसिड। एसिड का मतलब भाई एसिड खतरे वाली चीज है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में नाइट्रिक एसिड मिला हुआ तो अपने आप पता चल जा रहा है कि भाई नाइट्रिक एसिड मिलाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की भी है, तो ये खतरे वाली चीज है। खतरे वाली चीज है मतलब ये जहरीला होता है। क्या होता है, जहरीला होता है, बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो आपका कॉपर सल्फेट होता है। लास्ट है आपका सेलुलोज लेकर। यह इसकी क्वालिटी है कि यह सूखने में अधिक समय नहीं लेता, मतलब यह जल्दी सूख जाता है। पर्शियन ब्लू का जस्ट उल्टा है, यह जल्दी सूख जाता है और यह व्यापारिक रूप से मार्केट में उपलब्ध भी है। तो इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अक्सर इससे क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। खास करके यह वाला कि पर्शियन ब्लू यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये सूखने में अधिक समय लेता है। और एक ये आता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, तो आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है। मार्किंग मीडिया क्या है, ये भी हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। तो कि मार्किंग मीडिया का मतलब है कि जैसे आपका जॉब है, मेटल का जॉब है, अगर आप उस पर डायरेक्ट लाइनें खींचते हो, उस पर कटिंग करनी है, या आपका जॉब हो गया, इस पे किसी ने बता दिया कि इसको इस आकृति में ऐसे कटिंग करना है, तो आप डायरेक्ट मेटल पे अगर स्क्राइबर से ऐसे लाइनें खींचोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा ना, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेटल है, उस पर आप खींचोगे लाइनें तो कहाँ दिखाई देंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस मेटल पे पहले एक चौक का हल्का सा लेप लगाते हैं। जब चौक सूख जाता है तो ये बिल्कुल सफेद सफेद हो जाती है। जब सफेद सफेद हो जाएगी तो जब स्क्राइबर चलाएंगे तो स्क्राइबर खुरुज देगा, किसी खुरुज देगा, जो चौक लगा हुआ था उस जगह से खुरुज देगा, तो पूरा सफेद है, चाक हट जाएगा तो ब्लैक की तरह से अंदर का मेटल दिखने लगेगा, तो उसको लाइनें दिखने लगती है। तो इससे मार्किंग मीडिया मतलब क्या, मीडिया मतलब माध्यम, मार्किंग का मतलब मार्किंग को दिखाने का। जैसे न्यूज मीडिया होता है तो वो न्यूज को दिखाता है, मार्किंग मीडिया होगा तो मार्किंग को दिखाएगा। मीडिया का मतलब माध्यम से है, जो हमें मार्किंग को देखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर, यहाँ पे रहेगा डिवाइडर, ठीक है। बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए पुनः तेज किया हुआ, क्या कह रहा है, पुनः तेज किया हुआ। कोई मान लीजिए आप डिवाइडर यूज कर रहे थे, उसकी नोक घिस गई है, हम उसको दोबारा से तेज करेंगे ग्राइंडिंग करके, फाइलिंग के द्वारा। ग्राइंडिंग पर ज्यादातर ग्राइंडर पे यूज होता है, ग्राइंडर पे घिस करके हमने उसकी नोक को क्या किया, दोबारा तेज कर लिया, दोबारा तेज हो गया। लेकिन अब दोबारा तेज करने के बाद फिर उसको फाइनल फिनिश करने के लिए, है ना, मतलब फाइनल फिनिशिंग देने के लिए किसका यूज करते हैं। पहला कह रहा है फाइल का, नहीं, फाइल जो होती है हमारी किस लिए यूज होती है, नॉर्मल किसी मेटल की फाइलिंग वगैरह करने के लिए फाइल यूज होता है। ग्राइंडर, देखिए ग्राइंडर का यूज क्या होता है, जब भी हमारा पहली बार मतलब किसी चीज की घिसने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है। स्क्रैपर, स्क्रैपर किस लिए यूज होता है, तो किसी मेटल से अगर कहीं भी उभरी हुई सतह है तो उस उभरे हुए पॉइंट को हम लोग पहचान करके स्क्रैपर के द्वारा खुरच खुरच करके हटाते हैं और उस सतह को समतल बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट है आपका ऑयल स्टोन। तो जो फिगर है आपका, यह ऑयल स्टोन का ये है। ऑयल स्टोन मतलब एक तरह का पत्थर है, ठीक है। तो जब हम लोग पुनः देखिए, पुनः तेज किया हुआ कह रहा था ना, यह तो स्क्रैपर जो फाइल हो गया, ग्राइंडर हो गया, यह तेज करने के लिए मतलब उसको धार, उसको सही करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन तेज करने के बाद, उसको फिनिश करने के बाद, फाइनल फिनिशिंग के लिए भाई डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं ऑयल स्टोन का। जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। घिसने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस स्टोन पे हल्का सा रगड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो घर पे आपके हंसिया वगैरह होता है ना, जिससे हम लोग कटाई वगैरह करते हैं, तो हंसिया को भी लोग जब पहले गांव वगैरह में बाहर लेके निकलते थे कटाई करने के लिए, तो उसको पत्थर वगैरह पे थोड़ा सा घिसते थे। नॉर्मल पत्थर पे हल्का सा घिस लेते थे, तो धार को क्या करते थे, थोड़ा सा, धार तो लगा हुआ था, ऐसा नहीं कि आपके हंसिया में धार नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा और चमक देते थे एक तरह के लिए, उसकी फिनिशिंग करते थे। जब कभी भी कटाई के लिए निकलते थे तो आप देखते रहेंगे लोग ले जाकर थोड़ा सा पत्थर पे घिस लेते थे। जैसे वहां पे नॉर्मल पत्थर पे घिस लेते थे, वैसे यहाँ पे ऑयल स्टोन है जो कि स्पेशली आता है उसके धार को तेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फिनिश करने के लिए, लास्ट फिनिशिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। ये जो फिगर मैंने ले रखा है, देखिए आपके क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ, मैं बार बार आपको चीजें बताता हूँ, फिगर मैं अलग से ले लेता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ जाए। और मैं आपको ये भी चीजें बताता हूँ कि अगर आप फिटर के हैं, और फिटर का मतलब यही है कि जो भी अगर आपके टूल का या किसी चीज का नाम लिया जा रहा है, अगर उसका फिगर आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो फिगर जरूर याद होना चाहिए। बेवेल प्रोटेक्टर की बात कर रहा है तो यह फिगर आपके सामने बेवेल प्रोटेक्टर का है। इसका काम क्या होगा, तो जो नॉर्मल प्रोटेक्टर का काम होता है वही बेवेल प्रोटेक्टर का भी होता है। मतलब यह भी प्रोटेक्टर क्या करता है, प्रोटेक्टर का मतलब चांदा, चांदा का काम होता है कोण को मापना। बेवेल प्रोटेक्टर का भी सेम वही काम है, यह भी क्या करेगा, कोण को मापेगा। क्या करेगा, कोण को मापेगा, एंगल को चेक करेगा, ठीक है। कैसे, तो टेपर एंगल को भी आसानी से चेक कर लेता है, या किसी कोड पर भी हम इसको सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एक जॉब है आपके पास,
हमारे पास क्या है, ये एक जॉब है, देखिए आगे ये अगला हिस्सा टेपर में है, इस जॉब का क्या है, ये अगला हिस्सा टेपर में है। तो इस टेपर को हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का नॉर्मल जो हिस्सा है वो सीधी वाले सरफेस पे रखेंगे, और इसमें जो ब्लेड लगी हुई है या इस ब्लेड को टेपर वाले हिस्से के संपर्क में ले आएंगे तो ब्लेड का सुई जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना आगे चला गया, अब यहाँ 90 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे किसका क्या एंगल है, तो ये पता चल जाएगा हमारा कि नहीं हॉरिजॉन्टल में या 90 डिग्री से कितना में कोण बना हुआ है, या तो इधर वाला चाहिए तो यहाँ से यहाँ पढ़ लेंगे तो इधर वाला एंगल भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टेपर निकाल सकते हैं, कोण को चेक कर सकते हैं। इसके द्वारा जो है हम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का कोण चेक कर सकते हैं, और मिनिमम कितना कोण चेक किया जा सकता है, तो वह 1 डिग्री का, क्योंकि नॉर्मल चादर से भी 1 डिग्री का कोण माप सकते हैं, इसमें भी सबसे छोटा वाला जो एक खाना है वो 1 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो इसके द्वारा मिनिमम कोण चेक किया जा सकता है वही इस चादर का बेवल प्रोटेक्टर का एक्यूरेसी हो जाएगा, या फिर अल्पतमांक हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा, जो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कार्यखंड को सेट करें, लंबाई कोण को मापना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि भाई बेल प्रोटेक्टर का यूज कहाँ होगा, कोण को मापने के लिए होगा, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दिखाई गई फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हम लोग सारी फाइलों के नाम देख लेंगे, हालांकि ये सब भी पहले आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था, तो उसमें मैंने आपको फिगर भी दिखाया था और डिटेल में बताया भी था, तो वो आपके सामने दोबारा से फिर से देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कि क्या क्या चीजें होती है। देखिए रेफलर फाइल, रेफलर फाइल कौन सी, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, या रेफलर फाइल है, मैंने आपको बताया था रेफलर फाइल का यूज कहाँ होता है, इसका यूज किया जाता है इनग्रेविंग में, डाई सिंकिंग में, डाई सिंकिंग में, या फिर इनग्रेविंग में। इंग्रेविंग का मतलब भी मैंने आपको बताया था, नक्काशी होता है, नक्काशी मतलब जैसे आपके सोने चांदी के आभूषण वगैरह होते हैं, उस पर जो नक्काशी है, जो डिजाइनिंग की गई होती है, तो नक्काशी वगैरह करने के लिए, इंग्रेविंग करने के लिए हम लोग रेफलर फाइल का यूज करते हैं, डाई सिंकिंग के लिए यूज करते हैं, सिल्वर स्मिथी कार्यों में भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ, सिल्वर स्मिथी कार्यों में भी इस फाइल का यूज किया जाता है, तो वर्क जरूर पता होगी कौन सी फाइल का कहाँ यूज किया जाता है। क्लियर, रेफलर फाइल। बैरेट फाइल, बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, कैंट फाइल। नाम जरूर याद रखिए कौन कौन से नाम से जानते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हमारा किसका है, बैरेट फाइल का या कैंट फाइल का है, ये वाला फिगर। ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकृति है, इसी तरह से हमारा ट्रायंगुलर फाइल जो होती है वो भी त्रिभुजाकार आकृति की होती है, लेकिन फर्क क्या था, मैंने आपको बताया था, जो ट्रायंगुलर फाइल होती है उसमें तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, और उसके तीनों फेस में दांते कटे होते हैं, जबकि हमारे पास जो बैरेट है कैंट फाइल है, स्पेशल फाइल होती है, इसमें जो चौड़ी सतह होती है, इस तरह से होता था, जो एक सतह चौड़ी होती है, तो जो चौड़ी वाली सतह होती है सिर्फ इस पर दांते कटे होते हैं, बाकी दोनों सतहों पे दांते नहीं कटे होते हैं, उसमें तीनों सरफेस पे दांते थे, बाकी उसका तीनों एंगल समान था, 60 डिग्री का था, लेकिन इसमें जो होता है, ये बड़ा वाला जो एंगल होता है हमारा 120 डिग्री का होता है, बाकी जो दोनों छोटे एंगल होते हैं ये 30-30 डिग्री के होते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा ट्रायंगुलर फाइल है उसके तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं, तो वह 60 डिग्री से छोटे खांचों को फाइल नहीं कर पाएगा, जबकि इसमें क्या दो 30-30 डिग्री के हैं, मतलब अगर 60 डिग्री से छोटा खांचा भी है तो उसको भी स्कैंट फाइल या बैरेट फाइल की मदद से उसकी फिनिशिंग की जा सकती है। ठीक, चलिए क्रॉसिंग फाइल क्या है, क्रॉसिंग फाइल को हम लोग फिश बैक फाइल के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, फिश बैक फाइल, मछली के बैग के समान होता है तो फिश बैक फाइल भी बोलते हैं। यह फिगर जो आपको दिख रहा है या किसका है, क्रॉसिंग फाइल का है, इसका यूज जो किया जाता है, अभी हम पहले देखते हैं आकृति कहती है, तो आप देख रहे हैं इसके दोनों, मतलब इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता, जो फिश बैक फाइल होता है या क्रॉसिंग फाइल होता है इसमें कोई भी सरफेस जो होता है फ्लैट नहीं होता है, दोनों सरफेस कैसी होती है, तो यहाँ दिखाया गया, देखिए दोनों सरफेस गोलाई में होती है, इधर वाली सरफेस इधर वाली सरफेस, और दोनों पर दांतें कटे होती है, इधर वाले पे भी और इधर वाले पे भी। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि जो दोनों सरफेस इसकी होती है, जैसे अगर मान लीजिए इसका त्रिज्या r1 है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इस वाले का रेडियस r2 होगा, मतलब दोनों सरफेस अर्धगोलाई में बने होते हैं और दोनों का रेडियस अलग अलग होता है, क्योंकि अगर रेडियस सेम हो जाएगा, इधर का भी रेडियस सेम नीचे का भी रेडियस सेम, तो वृत्ताकार बन जाएगा ना, लेकिन ये वृत्ताकार नहीं है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग अर्धगोलाई में बने होते हैं। इसका यूज किस लिए किया जाएगा, तो वक्राकार सरफेस की फाइलिंग करने के लिए। ठीक, टिंकर फाइल, टिंकर फाइल को हम लोग ब्लॉक फाइल के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, ब्लॉक फाइल के नाम से। यह जो फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यह टिंकर फाइल है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं ऑटोमोबाइल में, कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में, टिंकरिंग के बाद, टिंकरिंग के बाद फिनिशिंग के लिए, टिंकरिंग के बाद फिनिशिंग के लिए।
ठीक है। इसमें क्या होता है, यह आपको फाइल दिख रही होगी, इसकी एक साइड दांते कटे होते हैं, दूसरा साइड बिना दांतों के प्लेन होता है, और दोनों साइड यहाँ क्या है, होल बना दिया जाता है। इसके ऊपर यह जो दिखाया गया है, इस पे हैंडल फिट करने के लिए, फाइल में नहीं है, यह आपकी फाइल है और यह क्या है आपका हैंडल है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो ये फाइल होती है इसमें एक साइड दांते कटे होते हैं, दूसरा जो साइड होता है बिना दांतों के होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। इसमें दोनों साइड होल बने होते हैं, जिससे कि हम इस हैंडल को इसके ऊपर आसानी से सेट कर लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल का मतलब समझ रहे हैं, ऑटोमोबाइल मतलब जो कार वगैरह हो गई, आपकी बाइक हो गई, वो सब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं। तो उनकी बॉडी की टिंकरिंग करने के बाद उनकी फाइलिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, टिंकर फाइल्स का यूज किया जाता है, ब्लॉक फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, बड़ी सरफेस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रंदा की तरह, देखो ना इसका हैंडल रंदा की तरह है, तो बड़ी सरफेस पे भी फाइलिंग वगैरह करने में आसान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टिंकर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है खोखली बेलनाकार जाव को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, किया गया है या किया जाता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस अगर आपने इसकी लैंग्वेज को पकड़ लिया ना, तो आप खुद बता दोगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बस ये देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है खोखली बेलनाकार जॉब। क्या कह रहा है कि हमारे पास जॉब होगा, कैसा जॉब होगा, खोखला होगा और बेलनाकार भी होगा। क्या होगा, खोखला होगा और बेलनाकार भी होगा। कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज है जो खोखली होती है और बेलनाकार होती है। यह अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपका आंसर आपके सामने है। हम देख रहे हैं कि पाइप, ये पाइप है ना, पाइप क्या होती है, पाइप खोखली रहती है और बेलनाकार होती है। तो इसका मतलब ये पाइप के बारे में बात करा, खोखली बेलनाकार जॉब का मतलब क्या हो गया, पाइप हो गया। और पाइप को पकड़ने के लिए कौन सी वाइस यूज की जाती है, पाइप वाइस यूज की जाती है। बिल्कुल आसान है, पाइप को पकड़ने के लिए पाइप वाइस। ऑप्शन देखिए, यह वाला जो ऑप्शन दे रखा बी पाइप वाइज, बिल्कुल सही हो जाएगा। पाइप वाइज का फिगर भी आपके सामने है, यही हमारा क्या है, पाइप वाइज है। पाइप इसमें इसमें पाइप को एक बेलनाकार खोखला जॉब को पकड़ा जाता है। इसमें जो है यहाँ पे इसकी जॉ है इस तरह से भी आकृति में बने हुए, जिससे कि जॉब को, क्योंकि बेलनाकार जॉब है तो उसको आसानी से पकड़ सके। इसमें कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पाइप वाइज होती है, पाइप को कितने पॉइंटों से पकड़ती है, 4 पॉइंटों से पकड़ती है। कितने पॉइंट से पकड़ती है, 4 पॉइंट से पकड़ती है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये चारों जगह टच करता है। तो पाइप वाइज जो है पाइप को 4 पॉइंट से पकड़ती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं ये स्पिंडल है इसका, या हैंडल है इसका, या अपर जा हो गया या मोबाइल जा हो गया, नीचे वाला फिक्स रहता है तो फिक्स जा हो गया। पिन वाइज कौन सा है, तो ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये पिन वाइज है आपके सामने। पिन वाइज का यूज महीन तार नुमा जॉब को, कोई पतली पिन को पकड़ना हो या महीन तार नुमा जॉब पकड़ना हो, महीन तार नुमा जॉब को पकड़ना हो, तार नुमा जॉब को पकड़ना हो, तो उसके इसमें हम लोग पिन वाइज को यूज करते हैं। इसके आगे देख रहे हैं पतला सा जबड़ा भी बना हुआ है, इसमें कॉलेट चेक लगा होता है, जिसको घुमा करके हम यहाँ पे पिन या महीन तार नुमा जॉब को पकड़ सकते हैं। बाकी अभी हमने हैंड वाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हमने अभी पीछे देखा था, जस्ट पीछे क्वेश्चन में देखा था, तो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेंच वाइज क्या है, तो बेंच वाइज भी अभी जस्ट हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि बेंच वाइज क्या चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पीच का उपयोग किया गया है। ठीक है, किसको, कंड्यूट और अन्य पतली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज ले रखा है कि इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप इसको याद रख लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। सॉफ्ट मटेरियल पहला वाला और ये जो कंड्यूट पाइप वाला लास्ट वाला, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल में ब्रॉन्ज, ब्रॉस, सॉफ्ट स्टील, कास्ट आयरन सारी चीजें आती हैं। इनको अगर कटाई करनी होती है तो हम लोग 1.8 mm वाली पिच यूज करते हैं। वहीं पे टूल स्टील या हाई स्पीड स्टील, एचएचएस का मतलब क्या, हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील को ही हम लोग हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं टूल स्टील को ही। ठीक है, तो इसके लिए जब बात करता है टूल स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील के लिए, तो हम लोग 1.4 mm वाले यूज करते हैं। ठीक है, एंगल आयरन या कॉपर हो, आयरन के पाइप हो, इसके लिए 1 mm पिच वाली हम लोग हेक्सा ब्लेड यूज करते हैं। पिच का मतलब समझ रहे हैं ना, हेक्सा ब्लेड जो होता है हमारा इस तरह से होता है, उस पर दांते कटे होते हैं। हमारे हेक्सा ब्लेड पे क्या होता है, हेक्सा ब्लेड पे दांता कटा होता है, तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होती है वही पिच कहलाती है। और कंड्यूट पाइप, सीट मेटल या अन्य पतले ट्यूब हो तो उसके लिए 0.8 mm वाला हमारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा भी था कंड्यूट पाइप और अन्य पतली ट्यूब के लिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 0.8 वाला, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि कौन सी मटेरियल के लिए कितने mm वाला पिच यूज किया जाता है, तो आपका इस तरह का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है विभिन्न प्रोफाइल काटने के लिए किस धातु काटने वाली सतह का उपयोग किया जाता है। कैसी प्रोफाइल काटना है, विभिन्न आकृति की प्रोफाइल, विच मेटल कटिंग साइज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल,
मतलब विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल को काटने के लिए। हम लोग ध्यान से बारी बारी से सबको देखेंगे, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। सारे जिसका नाम दिया हुआ था उन सभी का मैंने यहाँ पे फिगर ले लिया है, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। जो पावर सा होता है ना, इसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग सा के नाम से भी जानते हैं। किसके? रेसिप्रोकेटिंग, थोड़ा सा आप रेसिप्रोकेटिंग सॉ के नाम से जानते हैं। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब वैसा जो आगे पीछे की गति करता है। जैसे हम लोग हेक्सा के द्वारा कटाई करते हैं ना मेटल की वर्कशॉप में, तो जो हेक्सा हम लोग आगे पीछे चलाते हैं तो ये बोलते हैं कि उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है। और हेक्सा में क्या होता है, तो उसी तरह से पावर सा रेसिप्रोकेटिंग सा इसको कहते हैं। उसका फिगर यह वाला है, ठीक है। इसमें देखिए नॉर्मल ब्लेड है, यहाँ पे मोटर लगी होती है, मोटर के द्वारा इस ब्लेड को चलाया जाता है। लेकिन ये ब्लेड कैसे चलती है? आगे पीछे चलती है, आगे पीछे चल करके कटाई करती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग या फिर पावर सा बोलते हैं, पावर के द्वारा चलती है। तो आपको मालूम, जो ब्लेड लगाया जाता है वह या तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाया जाता है या बैकवर्ड स्ट्रोक में। जिस स्ट्रोक में लगाया जाएगा उसी स्ट्रोक में कटाई करेगा। मतलब यह जब मान लीजिए मोटर चल रहा था, जब ये आगे जाएगा, ज्यादातर हम लोग ब्लेड को फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही यूज करते हैं, ज्यादातर फॉरवर्ड स्ट्रोक में यूज करते हैं। जब इसमें मोटर चलेगी तो जब ये फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब आगे को जाएगा तब कटाई करेगा। लेकिन जब बैक आता है तो कटाई नहीं करता है। आगे जाएगा तो कटाई करेगा, बैक मतलब एक स्ट्रोक में कटाई होती है, एक स्ट्रोक बेकार चला जाता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाएगा कटाई करेगा, बैकवर्ड आएगा तो कटाई नहीं करेगा, फिर आगे जाएगा कटाई करेगा, फिर वापस आएगा। मतलब एक स्ट्रोक में तो कटाई हो रही है, लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो वो वाला समय इसका बेकार चला जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग सा होता है इसमें एक ही स्ट्रोक में कटाई होती है, एक ही स्ट्रोक में कटाई करता है। मतलब इसके द्वारा कटाई करने में अधिक समय लगेगा। तो एक स्ट्रोक बेकार चला जाता है, एक ही स्ट्रोक में कटाई करता है। जबकि यहीं पे सर्कुलर सा की बात करें तो यह वाला जो फिगर है आपका ना, यह सर्कुलर सा का है। सर्कुलर सा में क्या है, तो इसमें जो ब्लेड है, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लेड कैसा, एक वृत्ताकार हमारा हाई स्पीड स्टील का ब्लेड, वृत्ताकार प्लेट होती है। किसका होता है? हाई स्पीड स्टील। इसमें एक वृत्ताकार प्लेट लगा दी जाती है, वह हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। यह प्लेट मोटर के द्वारा घूमेगी, कोई भी मेटल नीचे रखा होगा तो प्लेट लगातार घूमती रहेगी एक साइड में और लगातार कटाई करेगी। मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे पास सर्कुलर सा होता है ना, यह लगातार कटाई करता है, लगातार कटाई करता है। जबकि रेसिप्रोकेटिंग सा लगातार नहीं कर रहा था, एक स्ट्रोक में कर रहा था और एक स्ट्रोक उसका बेकार चला जा रहा था। उसके बाद लास्ट वाला पहले देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल बैंड था। हॉरिजॉन्टल बैंड था, यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसको हॉरिजॉन्टल बैंड था कहते हैं, या फिर फ्लेक्सिबल बोलते भी हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल ब्लेड सा भी बोल सकते हैं। कौन सा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बैंड था या फ्लेक्सिबल सा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे जो ब्लेड चढ़ी होती है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है। ब्लेड क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल के नाम से भी जानते हैं। हॉरिजॉन्टल बैंड सा बोलिए या फिर फ्लेक्सिबल वाला ब्लेड सा बोलिए, दोनों एक ही बात है, इसका ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन नाम बदल लेगा तो आप सोचोगे कि यह कौन सा आ गया। इसमें क्यों हॉरिजॉन्टल क्यों कह रहा है या फ्लेक्सिबल क्यों कह रहा है? तो इसमें देख रहे, उसमें तो नॉर्मल ब्लेड था तो एक स्ट्रोक सही कटाई कर रहा था, एक स्ट्रोक बेकार चला जा रहा था। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो घिरनी लगाते हैं। एक घिरनी, घिरनी या पुली कह लीजिए, पुली या घिरनी कह लीजिए, ठीक है। एक पुली इधर और एक पुली इधर, और इस पुली पर बेल्ट की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड चढ़ा देते हैं। बेल्ट की जगह पे ब्लेड चढ़ा दिया जाता है और ब्लेड के दांते इस तरह से नीचे को होते हैं इसके, और इस ब्लेड को इस तरह से दोनों घिरनी पे चढ़ा दिया जाता है। अब चूंकि ब्लेड हमारा फ्लेक्सिबल होगा पट्टे की तरफ, बेल्ट की तरफ, तभी तो चढ़ पाएगा पुली पे, तो इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल सा भी बोल देते हैं। क्योंकि इसका जो ब्लेड होता है क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो पट्टे की तरह घूम करके पुली पे चढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल सा बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके देख रहे दोनों घिरनियां ऐसे हॉरिजॉन्टल में और ये हॉरिजॉन्टल में इसका जो ब्लेड घूम रहा है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल बैंड सा भी बोलते हैं। तो इस घिरनी पे ब्लेड लगातार चलता रहता है एक दिशा में, और यह भी हमारा क्या करता है, कंटिन्यू कटाई करता है, लगातार कटाई करता है। क्योंकि भाई पुली लगातार घूमती रहेगी और बेल्ट भी उसमें एक ही दिशा में लगातार घूमता रहेगा, तो लगातार कटाई करेगा। उसके बाद बारी आती है कंटूर बैंड सा। यह जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यह है हमारा कंटूर बैंड सा का। इसको कंटूर बैंड सा या फिर प्रोफाइल सा के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो दूसरा वाला नाम है, इससे आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेते अगर आपको नाम पता होता कि कंटूर बैंड सा को हम लोग प्रोफाइल सा भी कहते हैं। जब प्रोफाइल सा आ गया तो विभिन्न प्रोफाइल काटने के लिए भी यही यूज होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर भी, इसमें भी ब्लेड यूज किया जाता है। जैसे इसमें ब्लेड यूज कर रहे थे ना, वैसे इसमें भी फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है। लेकिन फर्क क्या है कि इसकी जो ब्लेड होती है यह मोटी और चौड़ी होती है, मोटी और चौड़ी होती है, जबकि इसमें जो ब्लेड यूज किया जाता है उसकी अपेक्षा काफी पतली होती है।
उसकी अपेक्षा इसकी अपेक्षा काफी पतली होती है और चौड़ाई भी इसका कम होता है, इसका चौड़ाई कम होता है। और यह हॉरिजॉन्टल में था, जबकि यह देखेंगे इसमें तो यह पुली पे ऐसे ऐसे घूमता हुआ वर्टिकल में रहता है। इसमें हॉरिजॉन्टल में ब्लेड था, इसमें वर्टिकल में ब्लेड चलती रहती है और इसकी अपेक्षा कम मोटी और पतली होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी जॉब में हमें विभिन्न आकार की प्रोफाइल काटनी है, जैसे इसमें देखिए काटते हुए दिखाया जा रहा है, ऐसे कटाई कर रहा है, ऐसे 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 इस तरह से कटाई करना है। तो यह ब्लेड हमारा लगातार घूमता रहता है, मतलब यह भी हमारा क्या करता है, लगातार कटाई करता है। तीनों लगातार कटाई करते हैं। सिर्फ यह पावर सा या रेसिप्रोकेटिंग सा था जो एक ही स्ट्रोक में कटाई करता था, लगातार कटाई नहीं करता है, सिर्फ एक ही था। ठीक है, यह भी लगातार कटाई करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस जॉब में हमें क्या करना है, विभिन्न आकृति प्रोफाइल काटनी है, तो हम जॉब के बीच में एक जगह होल कर लेते हैं। जॉब के बीच में होल करके भी हम चाहेंगे तो इसमें फिर ब्लेड को इसके बीच से चढ़ा करके आसानी से इसको जिधर जिधर घुमाएंगे, क्योंकि ब्लेड भी इसकी फ्लेक्सिबल है प्लस पतली भी है, तो उस आकृति की विभिन्न आकृति की प्रोफाइल को बिल्कुल आसानी से इस मशीन पर काटा जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भाई विभिन्न प्रोफाइल की बात किया था तो कंटूर बैंड था, या इसका दूसरा नाम ही है प्रोफाइल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। कह रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फिल्ड फाइल सरफेस, कि अगर हम किसी सरफेस पे फाइलिंग कर रहे हैं तो वहां पे स्क्रैच क्यों उत्पन्न हो रहा है, किस वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पिनिंग, ग्लेजिंग, फाइल बाइट, वार्पिंग। देखिए वार्पिंग क्या होता है, जो वार्पिंग है हमारा ना, वार्पिंग का मतलब होता है ऐंठना। क्या होता है, ऐंठना, ऐंठन कह सकते हैं। मतलब जो ऐंठन आ जाता है, ऐंठन कब आता था, जब हम फाइल की हार्डनिंग करते हैं। आपने सुना होगा जब फाइल को हार्डनिंग किया जाता है उसको तेल में डुबोना पड़ता है, उसे गर्म करके हार्ड करने के लिए क्या करते हैं, हार्डनिंग करने के लिए उसको तेल में डुबोते हैं। तो इसीलिए हम लोग फाइल को हमेशा ऑयल में जब डुबोते हैं, जब फाइल को हम लोग हार्डनिंग करने के लिए ऑयल में डुबोते हैं, तो यही बात किया जाता है कि फाइल को वर्टिकल अवस्था में डुबाया जाएगा। क्या उसी अवस्था में डुबाया जाएगा, वर्टिकल अवस्था में, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल डुबोगे ना तो उसमें ऐंठन आने का चांस रहता है, वार्पिंग आने का चांस रहता है। इसीलिए जब भी फाइल की हार्डनिंग की जाती है तो उसे बोला जाता है कि तेल में हम लोग खड़ी अवस्था में डुबोएंगे, तो उसको ऐंठन या वार्पिंग बोलते हैं। इसकी वजह से कोई भी चिप्स वगैरह के खरोच, मतलब उसके सरफेस पे कोई भी खरोच वगैरह उत्पन्न नहीं होता है। ये ऑप्शन सही होगा नहीं। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग हमारा ग्राइंडिंग में होता है। कहाँ ये यूज होता है हमारा, ग्राइंडिंग में। यह शब्द हमारा ग्राइंडिंग में यूज होता है। ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, ग्राइंडिंग व्हील हमारा अनेक छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल को आपस में चिपका करके बनाया गया होता है। इस तरह से अनेक लेयर होते हैं छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल का, जिनको बॉन्ड के द्वारा आपस में चिपका करके बनाया गया होता है। तो आप देखते हैं अगर हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील इतना बड़ा है तो भी जैसे वो घिसाई कर रहा होगा, ग्राइंडिंग व्हील अगर इतना छोटा हो जाता है घिस करके, क्योंकि जैसे जैसे भाई आप जॉब उस पर घिसोगे तो ग्राइंडिंग व्हील भी घिसता है, धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जितना इतना छोटा होने पर भी जैसे वो घिसाई कर रहा है, फिनिशिंग कर रहा है, बड़ा होने पर भी सेम वैसे ही कर रहा था। क्यों, क्योंकि इसमें यह कई सारे छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे अब मान लीजिए हम किसी जॉब को घिसेंगे तो धीरे धीरे पहले ऊपर वाले कण क्या होंगे, घिसते जाएंगे घिसते जाएंगे, जैसे जैसे ये घिस करके खत्म होगा फिर लास्ट में क्या होगा कि यह कण अपना स्थान छोड़ करके हट जाएगा, फिर नीचे से हमारे क्या होंगे, नए कण बाहर निकल आएंगे, फिर यह कटाई शुरू करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए यह कितनी भी हमारी ग्राइंडिंग व्हील घिसती जाए लेकिन उसकी फिनिशिंग मतलब वैसे ही बनी होती है जैसे कि वो नई पर बनी हुई थी। तो इसको हम लोग ग्लेजिंग कब बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो ये कण आपस में चिपकाए गए हैं ना, इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है उनकी हिसाब से। जब ज्यादा बॉन्डिंग इनका मजबूत कर दोगे तो क्या होगा कि यह जो ऊपर का हमारा कण है मान लीजिए पूरा अच्छे से घिस गया, लेकिन घिसने के बाद यह कण हट जाता तो नया कण बाहर निकलता। लेकिन क्या हो गया, हमारा एक कण जो अब्रेसिव पार्टिकल था ये तो पूरा घिस गया, लेकिन घिसने के बाद इसने अपना स्थान नहीं छोड़ा। घिस गया कण और अपना स्थान भी नहीं छोड़ा। जब स्थान नहीं छोड़ेगा तो क्या, कोई चीज बहुत ज्यादा घिस जाएगी तो क्या होती है, चमकदार हो जाती है। तो वैसे ग्राइंडिंग में भी जब वो कण घिस करके अपना स्थान नहीं छोड़ता है तो जो ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस है वो चमकदार दिखाई देने लगती है। तो उसी कमी को, उसी दोष को ग्लेजिंग बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं। तो यह हमारा ग्राइंडिंग का था। पिनिंग क्या है, तो देखिए पिनिंग हमारा फाइल से रिलेटेड है। जो हमारा फाइल होती है ना, फाइल में दांते कटे होते हैं, और जब हम फाइल के द्वारा किसी जॉब की फिनिशिंग करते हैं, जब फिनिशिंग करते हैं तो जॉब से जो मेटल है, मेटल से हमारा जो मटेरियल निकलता है वो चूड़ के रूप में, बारीक बुरादे के रूप में, चूड़ के रूप में, चिप्स के रूप में निकलता है। तो वो जो चिप्स या जो चूड़ होता है वो फाइल के दांतों के बीच में भर जाते हैं। फाइल से फाइलिंग करते समय वह जो चूड़ या चिप्स है वह क्या होगा, इन फाइल के दांतों के बीच में भर जाएगा। जब दांतों के बीच में भर जाएगा
तब जब आप इस फाइल से फाइलिंग करोगे तो क्या होगा, वो जो इसमें चिप्स भरा हुआ है वो बार बार एक एक करके सरफेस पे गिरेगा और वो उस पर स्क्रैच उत्पन्न करेगा, जो हमारी सरफेस होगी उस पर स्क्रैच उत्पन्न करेगा। तो यही पूछा भी था कि फाइल वाली सरफेस पे खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है, स्क्रैच क्यों उत्पन्न होते हैं, खरोच क्यों आता है, क्योंकि फाइल की पिनिंग हो जाती है, फाइल में बुरादे भर गए होते हैं और वो बीच बीच में गिर करके वहां पे स्क्रैच मारते रहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, पिनिंग। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ, बुरादे हमारे फाइल में भर गए थे तो पिनिंग हमने बोला। इसी तरह से हमारे ग्राइंडिंग में भी होता है। ग्राइंडिंग में क्या होता है, लोडिंग वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, लोडिंग, याद रखिएगा। ग्राइंडिंग में भी क्या होगा, जो ग्राइंडिंग में हमारे जो अब्रेसिव कण है, अब्रेसिव कण पे भी भाई इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग मेटल को घिसते हैं, जो मेटल के कण जो है वो इन अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में भर जाए। मेटल के जो कण है वह अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में जब भर जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, लोडिंग बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम वर्ड है कि अगर हमारे जो मेटल, जिस मेटल को हम लोग घिस रहे हैं उसके बुरादे, उसके कण अगर ग्राइंडिंग व्हील के बीच में भर जाए तो लोडिंग कहलाएगा, अगर वही कण फाइल के बीच में भर जाए तो पिनिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, इस छेनी का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर आपको दिखा रखा है, पूछ रहा है इस चीजल का नाम क्या है। हम क्या देख रहे हैं फिगर में कि एक हमारे पास जॉब है, उसमें ड्रिल होनी, चेन ड्रिलिंग की गई है। भाई श्रृंखला में ड्रिल किया गया तो इसको चेन ड्रिलिंग बोलेंगे। तो चेन ड्रिलिंग की गई है और फिर उन ड्रिलिंग के बीच से मटेरियल को काट करके हटाने की कोशिश की जा रही है इस फाइल की मदद से, जो कि यहाँ पर फाइल बनाई गई है। तो हम देख रहे हैं कि जब इसको धीरे धीरे काट करके हटा देंगे तो एक तरह से आयताकार स्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो चेन ड्रिलिंग करने के बाद उन होल के बीच के मटेरियल को काट कर हटाने के लिए जो फाइल यूज की जाती है उस फाइल को हम लोग वेब चीजल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी जो फाइल आपको दिख रही है ये सब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा। जैसे ये फ्लैट चीजल होता है, इसका कटिंग एंगल कितना होता है, 35 डिग्री से 70 डिग्री होता है। किसका, फ्लैट चीजल का। यह कौन सी चीजल है, तो यहाँ जो दिख रहा है आपको फिगर, यह फ्लैट चीजल का, इस तरह से फ्लैट इसका होता है। इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई रहती है वह कितना होता है, तो 16 से 32 mm होता है। कटिंग एज की चौड़ाई, यह जो बात कर रहे हैं, यह कितना होता है, 16 से 32 mm होता है। इसका जो हम लोग जनरली यूज करते हैं बड़ी सरफेस वगैरह की कटाई करने के लिए या चिपिंग वगैरह करने के लिए फ्लैट चीजल यूज की जाती है। उसके बाद बारी आती है क्रॉस कट चीजल को, इसको हम लोग केप चीजल के नाम से भी जानते हैं। कौन से चीजल के नाम से, इसका भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है केप चीजल, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि अरे यार ये क्या आ गया, केप चीजल क्या होती है। जो क्रॉस कट चीजल होती है उसी को हम लोग केप चीजल भी बोलते हैं। केप चीजल कहाँ है, तो यह जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यह हमारा किसका है, केप चीजल का है। इसमें अगर हमारी बात की जाए कटिंग एज की, जो इसका एंगल भी सेम होगा, जैसे फ्लैट चीजल का 35 से 70 था, इसका भी कटिंग एंगल जो होगा 35 से 70 डिग्री होगा। ठीक है, बाकी इसकी कटिंग एज की चौड़ाई देखी जाए तो यह है, कटिंग एज की चौड़ाई इतना सा है, कितना है, तो यह होता है 4 से 12 mm। तो 16 से 32 mm था, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm। तो आप कह सकते हो कि फ्लैट चीजल की अपेक्षा यह जो चीजल होती है हमारे पास क्रॉस कट चीजल, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई उसकी अपेक्षा कम होती है, लेकिन मोटाई इसकी, देखिए मोटाई इतनी थोड़ी सी है और इसकी मोटाई कितनी ज्यादा है। तो वही जस्ट उल्टा है, जो केप चीजल है वो फ्लैट चीजल का जस्ट उल्टा है। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई इसकी अपेक्षा कम, लेकिन मोटाई उसकी अपेक्षा ज्यादा होती है। इसका यूज कहाँ किया जाता था, कीवे वगैरह काटने के लिए, खांचे काटने हो, ग्रुस्ट काटने हो या कीवे काटने हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्रॉस कट चीजल का। जैसे आपका क्या हो गया, साफ्ट हो गया, साफ्ट में कीवे काटा जाता है, इस तरह से खांचा काटा जाता है ना, कीवे काटा जाता है की लगाने के लिए, जो कीवे काटा जाता है वो क्रॉस कट की या फिर केप चीजल की मदद से काटा जाता है। लास्ट है आपका डायमंड पॉइंट चीजल। ये जो फिगर हमने दिखा रखा है आपको, यह डायमंड पॉइंट चीजल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके आगे क्या करती है, वी जैसी होती है। ठीक है, इसके कटिंग एंगल की बात की जाए तो इसका कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। कटिंग एज की चौड़ाई की बात की जाए तो यह जो होता है हमारा 6 से 16 mm होता है कटिंग एज की चौड़ाई। ठीक है, 60 डिग्री एंगल होता है। यूज कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया ना, ये जॉब है, जॉब या आयताकार, तो जहाँ पे दो सरफेस मिलती है ना, तो इनकी कॉर्नर को चौरस करने के लिए, दो सरफेस जहाँ मिलती है तो उनके कोनों से मटेरियल को उतारने के लिए, कॉर्नर को चौरस करने के लिए हम लोग इस डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। या फिर देखिए जैसे यहाँ पे कीवे काट रहे थे, कीवे काटेंगे तब भी तो यहाँ पे दो सरफेस मिलेंगे आपस में, या कॉर्नर बनेगा, जहां भी कॉर्नर बनेगा तो इन कोनों से, इन कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग हमेशा डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, क्यों हथौड़ों के चेहरे पे थोड़ी उत्तलता दी जाती है। जो हमारे पास हैमर होता है उसका फेस क्यों उत्तल में बनाया जाता है, कि जो हमारे पास हैमर होता है तो हैमर का जो फेस होता है बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं होता। कभी भी आप कोई भी हैमर देख लीजिएगा, हैमर के नीचे क्या होता है, जब हमारा यह हैमर होगा
तो ये हल्का सा ऐसे उत्तल लिए हुए, ऐसे गोलाई में, मतलब उत्तलता लिए हुए बनाया जाएगा, सीधा नहीं बनाया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर ये बिल्कुल सीधा होगा ना, तो जब आप इसे कहीं पे चोट लगाएंगे तो ये तुरंत फैलेगा, उसका कॉर्नर टूट जाएगा, कॉर्नर टूट जाएगा, कॉर्नर पे गड्ढा पड़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा गोलाई में उत्तलता लिए हुए बनाते हैं। तो जब आप चोट लगाओगे तो यह वाला हिस्सा संपर्क में आएगा, कॉर्नर नहीं आएगा, जिससे कॉर्नर नहीं टूटता है, कॉर्नर में गड्ढे नहीं पड़ते हैं। इसीलिए फ्लैट ना बना करके उत्तलता लिए हुए बनाया जाता है, क्या? हैमर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो भी है, किनारे की खुदाई से बचने के लिए। आई बात समझ में? इसके किनारे टूटे ना, इसी तरह अरे आपने देखा होगा भाई, जैसे इसमें उत्तलता मतलब गोलाई लिए हुए बनाया जा रहा है, मार्बल हो गया, आप देखेंगे जो मार्बल वगैरह होते हैं, मार्बल के भी आगे जो किनारे रहते हैं, जहां कॉर्नर रहता है, तो उसको घिस करके गोलाई में बना देते हैं, सीधा नहीं। एक तो गोलाई में बन जाने से क्या होगा, आपको चोट नहीं लगेगा भाई, कॉर्नर रहेगा तो न्यूक्लियर रहेगा, चोट लगेगी। दूसरा, कोना टूट जाता है, तो कोने मार्बल या पत्थर होता है, उनके भी कोनों को घिस करके गोलाई में बना दिया जाता है, जिससे टूटे ना। शीशा होता है, शीशे को भी देखोगे आप, कभी भी इस तरह से कॉर्नर नहीं छोड़ा जाता, उन कॉर्नर को घिस करके गोलाई में बना दिया जाता है। एक तो हमें चोट नहीं लगती है, दूसरा वो कोना टूटता नहीं है। अगर नॉर्मल छोड़ दिया जाएगा तो वो कोना अक्सर यहाँ से टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, आपका मटेरियल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये किनारे को खुदाई से बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए हम लोग उसको गोलाई में या उत्तलता देकर के बना देते हैं। अगला क्वेश्चन, इस हथौड़े का नाम क्या है? यह हैमर यहाँ पे दिखा रखा है, इस हैमर का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, इसका यह वाला हिस्सा फेस हो जाएगा, फेस हो गया। नीचे वाले को पिन कहते हैं, पिन को ही देख करके हम पहचानते हैं कि वो कौन सा हैमर है। ये हमारा आई होल हो गया, आई होल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हैंडल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसको चिक बोलते हैं। हैमर का जो वजन होता है वह चिक पर ही अंकित किया गया होता है कि कितना वजन है हैमर का। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा हैमर है, तो इसके पिन को देखिए, पिन को देख करके पहचानेंगे, पिन ऐसे है और हैंडल इसका ऐसे है, मतलब पिन के क्रॉस में, दिख रहा है ना? यह इसका पिन कैसे है, हैंडल ऐसे है, हैंडल के क्रॉस में पिन है, हैंडल के क्रॉस में पिन है, इस टाइप से है, हैंडल के क्रॉस में है। जब भी उसका पिन होगा हैंडल के क्रॉस में होगा, तो वह क्या कहलाएगा, क्रॉस पिन हैमर कहलाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर कब कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने ले रखा, तीनों का ले रखा, ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। इसमें हमारा हैंडल क्या होता, ये हैंडल यहाँ से ऐसे लगा होता, इस तरह से हैंडल होता। इसमें देखिए ये जो इसका पिन है हैंडल के सीध में, मतलब जैसे ये हैंडल है तो हैंडल के सीध में उसकी पिन भी है, तो जो पिन है हैंडल के सीध में है, तो ये स्ट्रेट पिन हैमर क्या कहलाएगा, स्ट्रेट पिन हैमर। क्रॉस पिन, तो देखिए यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है और इसका पिन इसके क्रॉस में, पिन हैंडल की सीध में है तो स्ट्रेट मतलब सीधा स्ट्रेट पिन, जब पिन हैंडल के क्रॉस में है तो क्रॉस पिन, आसानी से याद रहेगा। बॉल पिन, देखिए इसका क्या है, ऊपरी हिस्सा बॉल के जैसा गोल बना हुआ, तो बॉल पिन हैमर, बिल्कुल आसान है। मैलेट हैमर, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, मैलेट हैमर है। मैलेट हैमर हमारा जनरली लकड़ी का बना होता है, सॉफ्ट मटेरियल का बनाया जाता है, ज्यादातर हम लोग लकड़ी वाला यूज करते हैं। इसका यूज फिनिश जॉबों पे चोट लगाने के लिए करते हैं, जिससे कि उस जॉब पर निशान ना आए, तो वह क्या होता है, हमारा मैलेट कहलाता है। जो लकड़ी का हैमर होता है उसी को हम लोग मैलेट कहते हैं, ज्यादातर सीट मेटल के वर्क में यूज किया जाता है। ठीक है, बॉल पिन, जो हमारा ये बॉल पिन हैमर था, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो रिविट का हेड बनाने के लिए। जैसे जो हमारी रिविट होती है उसके एक साइड हेड बना होता है, दूसरा साइड क्या होता है, हमारा टेल होता है, जो कि ऐसे नॉर्मल बना होता है। जब हम कहीं ज्वाइंट लगाते हैं तो दो पार्टों के बीच में, एक पार्ट हो गया दूसरा यह हो गया, उनमें डालने के बाद फिर दूसरा ऐसा पीट पीट कर उसको हेड के रूप में इसे बॉल जैसा बना दिया जाता है। क्योंकि बॉल पिन हैमर इसका क्या है, बॉल जैसा है, तो यह क्या करेगा, इसको पीट करके बॉल जैसा बना देगा, इसलिए बॉल पिन हैमर का यूज कहाँ होता, रिविट का हेड बनाने के लिए। जबकि क्रॉस पिन हैमर एक दिशा में धातु को फैलाने के लिए, एक दिशा में धातु को फैलाने के लिए, धातु को फैलाने के लिए। ठीक है, इस तरह से क्रॉस में रहेगा, ऐसे पीट पीट करके धातु को एक दिशा में आसानी से फैलाया जा सकता है। स्ट्रेट पिन हैमर, देखिए हैंडल के बिल्कुल सीध में, कहीं कॉर्नर में चोट करने के लिए, कहाँ यूज किया जाता है, कॉर्नर में, कॉर्नर में, कोने में चोट करने के लिए। ठीक है, कॉर्नर कहाँ, जैसे इस तरह से हमारे पास कहीं कॉर्नर बना हुआ है, तो क्रॉस पिन हैमर क्रॉस में रहेगा, क्रॉस में जब यहाँ चोट करने जाओगे तो यहाँ टकरा जाएगा, कोने पे पहुंच ही नहीं पाएगा। स्ट्रेट पिन बिल्कुल हैंडल के सीध में है, तो आप बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पे चोट कर सकते हो, तो कॉर्नर में चोट करना होगा तो स्ट्रेट पिन हैमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। कहाँ का देखिए पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, इस तरह से ये हमारा जॉब हो गया, जॉब पे क्या है हमारा, यहाँ पे चीजल हुई, चीजल के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में,
छेनी के अक्ष या चीजल होगी ना, चीजल की अक्ष क्या होगी, तो चीजल की अक्ष ये होगी, चीजल की अक्ष हो गई। और जॉब की सतह के बीच, देखिए जॉब की सरफेस ये होगी जो कटाई की जा रही है, तो चीजल की अक्ष और जॉब की सतह के बीच यह वाला एंगल पूछ रहा है। चीजल की अक्ष और जॉब की सतह के बीच का जो एंगल है उसको क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है छेनी का झुकाव कोण या एंगल ऑफ इंक्लेशन। इंक्लेशन का मतलब झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लेशन झुकाव कोण। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई छेनी का झुकाव कितना है, वही यही इसका एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लेशन छेनी का झुकाव को। यहाँ मैंने अलग से फिगर भी ले रखा है, जैसे कि मैं आपको ये चीजें पहले बता भी चुका हूँ, ये भी पहले आ चुका है, लेकिन एक बार हल्का सा दोबारा आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या था नीचे, तो हमारे पास जॉब थी जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं इस तरह से। देखिए चीजें यहाँ पे लगा हुआ, तो जॉब की जहाँ पे कटाई की जा रही है तो यहाँ कॉर्नर में यहाँ से एक लंबवत लाइन खींच देते हैं, और जॉब की जो ऊपरी सरफेस है, सॉरी चीजल की ऊपरी सरफेस और यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेगी, इनके बीच का ये जो एंगल होता है हमारा, यह क्या होता है, इसको हम लोग गामा के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा, गामा के द्वारा दिखाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रेक एंगल। ठीक है, क्लियरेंस एंगल कहाँ होगा, तो चीजल के निचली सरफेस, चीजल का ये ऊपरी फेस हो गया, चीजल के निचले फेस और जॉब जहां से हमारा मटेरियल काटा जा रहा है, इन दोनों के बीच का यह जो एंगल होता है, ये हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लियरेंस एंगल, इसको अल्फा से दिखाते हैं। फिर दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल, चीजल के दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल है यह वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको बीटा से दिखाया जाता है। और यही हमारा क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है। क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है। और एंगल ऑफ इंक्लेशन मैंने बताया कि चीजल की अक्ष, चीजल की अक्ष हो गई और जॉब की सरफेस हो गई, तो चीजल की अक्ष और जॉब की सरफेस के बीच का जो ये एंगल होता है हमारा, ये एंगल ऑफ इंक्लेशन होता है, जिसे छेनी का झुकाव कोण कहते हैं। क्लियर हुआ। रेक एंगल क्या है, रेक एंगल हमने देखा। पॉइंट एंगल क्या है, चीजल के दोनों फेस के बीच का जो था। क्लियरेंस एंगल क्या है, तो चीजल के निचले फेस और जॉब के सरफेस के बीच का जो एंगल था वो हमारा क्लियरेंस एंगल था। सारे एंगल क्लियर होंगे, हालांकि ये चीज मैं पहले बिल्कुल अच्छे से बता चुका हूँ, पुरानी वाली वीडियो देखिएगा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हमेशा आपकी तरह वही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।